तो हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल। जल्दी बोलो बच्चों, रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट का फॉर्मूला आया था ई वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू 2kp/r³ और डायरेक्शन आई थी अलोंग दी डाइपोल। अरे बोलो भाई, अलोंग दी। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बोलो किधर से किधर होती है? हाँ, अगर ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर था बच्चों? डाइपोल मोमेंट था, प्रोडक्ट था, मतलब बेसिकली q इंटू डी और डायरेक्शन थी -q से +q। ठीक है ना? फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये लाइन को हम लोगों ने नाम दिया था एक्सियल लाइन। दिस इज एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन पे हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर क्यों मान के चले थे? क्योंकि इनके बीच का जो ये सेपरेशन है, ये बहुत छोटा सेपरेशन है। तो ना डिस्टेंस में यहाँ से -q से मानूंगा, ना +q से मानूंगा, मैं इसके सेंटर से मानूंगा। और सेंटर से ये वाला पोजीशन वेक्टर माना था हम लोगों ने r वेक्टर। ध्यान से देख, यहाँ से हमने क्या बोला था? व्हाट इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड p वेक्टर? वेरी गुड। p वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच का जो भी एंगल यहाँ पर आया था वो था 0 डिग्री। फिर हम लोगों ने बोला था ये रिजल्ट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन r वेक्टर इज ग्रेटर देन इनके बीच का सेपरेशन जो कि d वेक्टर था। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? अरे सारे बच्चे बोलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए, हमने बोला कि लेट से वही -q चार्ज +q चार्ज, तो बेसिकली इट्स अ डाइपोल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन जो कि इसके सेंटर से पास जा रही है, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर आपको किसी भी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करना है आपको? मान लो ये वाला पॉइंट है P। अब फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका हमें पता है कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स मानो, ठीक है, दोनों के कारण इंडिविजुअल फील्ड की डायरेक्शन निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो और दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो, दैट्स इट। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को किधर अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ, बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। तो ए डायरेक्शन के अलोंग आया E-q, डन है बच्चों? ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा, लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। तो ए डायरेक्शन के अलोंग आया E+q। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इफ दिस इज ए, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर था उसको रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ये डायरेक्शन में था अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर किधर है बच्चों? ऊपर की डायरेक्शन में, दिस इज आर वेक्टर, डन है? अब ध्यान से देखो, इफ दिस इज ए, दिस इज आर, तो ये वाली साइड क्या बनी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √a² + r²। क्या मैं इसको x बोल दूं अभी के लिए? सिमिलरली क्या ये वाली साइड भी यही बनेगी बच्चों, √a² + x² r²। इसी को मैंने x बोला। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E-q का मैग्नीट्यूड बोलो बच्चों, k q, दोनों के बीच का सेपरेशन x, तो kq/x का स्क्वायर। सिमिलरली E+q का मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, दिस इज अगेन kq/x², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो E-q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E+q के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दिस इज इक्वल टू E। बच्चों ध्यान से देखो, क्या मैं इस वाले ट्राइंगल को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकता हूँ? क्योंकि दो साइड्स बराबर आ गई है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा बच्चों? दैट्स इट। अब सुनो, थोड़ी सी मतलब हमें ज्योमेट्री करनी है कि वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू ये वाली एक्सियल लाइन। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
नाउ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप बस सिंपली बात देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने ई माना है, तो इसको रिजोल्व करो, ये ई का ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलो बच्चों ई साइन थीटा। नहीं आया समझ? सिमिलरली ई माइनस क्यू का ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा अगेन, और ये वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा। ध्यान से देखो, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट, जितना मैग्नीट्यूड नीचे है उतना मैग्नीट्यूड ऊपर है, तो वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। तो जो ई इक्विटोरियल आया बच्चों, ई इक्विटोरियल, दिस इज 2e cos थीटा, और यहां पे लिख देना आप वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसल आउट। बस अब 2e cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, 2 तो 2 रहेगा, e की वैल्यू ये रही kq बाय एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? बेस बाय। नाउ ये वाला ट्रायंगल यूज करो, इन ट्रायंगल ये वाले में, दिस इज x, दिस इज a, दिस इज r, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू बोलो बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बोले तो a बाय एक्स, a बाय, लो बच्चों a बाय एक्स। तो देखो 2kq बाय एक्स स्क्वायर इंटू a बाय एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बोलो, q इंटू 2a, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इन देयर सेपरेशन, q इंटू 2a। ध्यान से देखो, अब ये 2qa, ये क्या बना बच्चों? डाइपोल मोमेंट p। तो बेसिकली इट्स kp बाय एक्स क्यूब। x की वैल्यू देखो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रखो यहां पर वैल्यू। तो e की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? kp बाय आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही वाला लॉजिक बच्चों, सिंस r इज ग्रेटर देन a, सिंस r is greater than a, therefore a square is approximately equals to 0, therefore e इक्विटोरियल कितना आ गया बच्चों? kp बाय, देखो ये a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 विल कैंसिल आउट, तो r की पावर 3। ये तो आया मैग्नीट्यूड बच्चों। नाउ डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो इस डायरेक्शन में आई है, यानी अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। पहली बात तो ये मैग्नीट्यूड ये आ गए यहाँ पर हमारे पास। अब इस वाले इक्वेशन को ना पहले वाले केस के साथ कंपेयर करो। पहले वाला केस ये था हमारे पास, दिस इज ई एक्सियल, है ना? तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। ई एक्सियल देखिए क्या हुआ था बच्चा, ई एक्सियल इज नथिंग बट 2kp बाई आर क्यूब। ध्यान से देखो, kp बाई आर क्यूब क्या है वहां पर? ई इक्विटोरियल। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन, ई एक्सियल दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल। बोलो बच्चों, आया समझ में? ये आ गया। बस हमें डायरेक्शन चेक करनी है, ये अलोंग द डाइपोल मोमेंट रहता है और वो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, पहली बात। दूसरी बात, इसमें P और R के बीच में एंगल कितना है बच्चों? उसमें P और R के बीच का एंगल कितना है? 90। एक ये चीज भी याद रखनी है कि एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर इज 90 डिग्री। जल्दी देखो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। अब ये ना एक जनरल फॉर्मूला कर लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल
ऑन एट जनरल पॉइंट। चलिए देखो, अब बस वही कॉन्सेप्ट याद करना है कि पी और आर के बीच का वेक्टर एंगल कितना है, मतलब एंगल कितना है। देखो मान लो ये हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इनके दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a, ये इनका पॉइंट है सेंटर पॉइंट O, ये वाली लाइन हमारे पास एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है बच्चों, ये एक्सियल लाइन है। अब ना तो पॉइंट इस वाली लाइन पे ना पॉइंट इस वाली लाइन पे, बोला गया कहीं पर भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेट्स सी ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सिंपल। तो तरीका अभी भी वही है, सेंटर से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, इसको हम लोगों ने नाम दिया पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। इसका डाइपोल मोमेंट किधर है बच्चों, डाइपोल मोमेंट इधर है बच्चों हमारे पास, पी वेक्टर। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, इस केस में हम लोगों ने माना थीटा, दैट्स इट। ठीक, अब सिंपल सी एक बात बताओ, क्या मैं पी वेक्टर के या आर वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकता हूं? हाँ, या तो आर वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लो, एक पी के अलोंग और एक पी के परपेंडिकुलर, या पी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लो, एक आर वेक्टर के अलोंग और एक आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। इससे क्या फर्क होगा, याद करो हम लोगों ने जो दो जनरल केसेस करे, दोनों जनरल केसेस में पी वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना था, या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। तो या तो आप आर वेक्टर के कंपोनेंट कर लो या पी वेक्टर के कंपोनेंट कर लो, दैट्स इट। अब ये बताइए पी वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट करता हूं तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा। सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों पी कॉस थीटा, और डायरेक्शन ये है। ठीक, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो ये पी साइन थीटा। अब सिंपल सी एक बात बताओ आप, अब भूल जाओ नीचे वाले कंपोनेंट को, क्या डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट पी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है? क्या पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट में एंगल 0 डिग्री बन रहा है? तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो कौन सा केस बना, ये एक्सियल वाला बना। और एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती किधर है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट इधर है, यानी इस पी पॉइंट पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ड्यू टू एक्सियल है। बोलो इतना समझ में आया, डायरेक्शन ये। अच्छा अब देखो, ये डाइपोल मोमेंट, ये पोजीशन वेक्टर, बोलो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? तो ये कौन सा केस बन गया, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इधर है बच्चों, ये रहा डाइपोल मोमेंट, तो इसका ऑपोजिट ये बनेगा, डन है। तो ये इधर चला गया हमारे पास ई इक्वेटोरियल। ठीक, अब ध्यान से देख, ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, 2kp बाय आर क्यूब। 2 एज इट इज रहेगा, k एज इट इज रहेगा, आर क्यूब एज इट इज रहेगा, बस p की जगह क्या आ जाएगा, p cos थीटा। नहीं आया बच्चों, तो 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बोलो बच्चों, बस kp बाय आर क्यूब में बस p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, kp साइन थीटा बाय आर। इन दोनों में कितना एंगल है बच्चों, तो हमारा ई नेट किधर जाएगा, नहीं 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 45 पे तो जब जाता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। अब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो 45 तो नहीं बोलने वाले, बट हाँ पैरेललोग्राम लगाएंगे, विल गेट द आंसर। चलिए तो इनका ई नेट कैसे निकालूं बच्चों, ई नेट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो खत्म।
तो आंसर देखिए क्या है बच्चों, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा आर क्यूब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, kp आर क्यूब का स्क्वायर का अंडर रूट है, तो kp बाय आर क्यूब बाहर आ गया। अंदर देखिए क्या बचा बच्चों, 2 इंटू कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बचा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। परफेक्ट। तो जनरल रिजल्ट याद कर लो बेटे, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बात आती है कि सर इनका अगर हमें डायरेक्शन पूछे तो, यानी हमें अल्फा भी निकालना है, तो अल्फा किधर से भी निकालो बच्चों, ये आ गया अल्फा। तो ध्यान से देखिए, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना बच्चों, ये इक्विटोरियल है, तो ये भी क्या बन गया बच्चों, ई इक्विटोरियल। तो याद करो टेंजेंट अल्फा कैसे निकालूं, tan अल्फा, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय, इस केस में बताओ परपेंडिकुलर कौन बना, इक्विटोरियल डिवाइडेड बाय एक्सियल, तो ई इक्विटोरियल डिवाइडेड बाय ई एक्सियल। देखो ई इक्विटोरियल का रिजल्ट ये रहा, kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, kp साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। kp आर क्यूब कैंसिल आउट, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू देखो बच्चों 1/2 टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी अल्फा अगर हमें निकालना है तो बच्चों tan इनवर्स 1/2 टेंजेंट थीटा। बोलो बच्चों, नहीं आया समझ में? अब याद करो जनरल फॉर्मूला याद करते, थीटा थीटा क्या था, एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर। इन केस ऑफ इक्विटोरियल एक्सियल थीटा की वैल्यू बोलो 0, cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2 kp बाय आर क्यूब। ठीक है, इक्विटोरियल में बोलो थीटा की वैल्यू 90 cos 90, 0 + 1, 1 का रूट 1 kp बाय आर क्यूब। आगे जनरल फॉर्मूला, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, कभी कभार प्रूफ में पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को आना चाहिए, और ये जनरल फॉर्मूला याद भी रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। थीटा 0 और 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल आ जाए तो ऐसे तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों? पक्का? देखो इसको थोड़ा सा ना डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेटिव और, जल्दी जल्दी बोलो कंजर्वेटिव क्या होते हैं सभी बच्चे, कंजर्वेटिव क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए पार्टिकल ये रहा, बी पार्टिकल ये रहा, वो किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए क्यों ना जाए, एट द एंड ऑफ द डे सभी का वर्क डन क्या रहेगा बेटे, सेम। वर्क डन बाय 1 इन वर्क डन बाय 2 बाय वर्क डन बाय 3, सभी पाथ का वर्क डन क्या आएगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव ऐसा नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। पहली बात तो नॉन कंजर्वेटिव ये डिपेंड्स किस पे करते हैं बच्चों, डिपेंड्स ऑन पाथ, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। किसी भी क्लोज लूप में ए से चले, घूम के वापसी ए पे आ गए, तो वर्क डन बोलो, वर्क डन बोलो, वर्क डन इन क्लोज लूप इज ऑलवेज, वर्क डन इन क्लोज लूप, सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। वर्क डन इन क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। इसमें ऐसा नहीं होता था, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के होते थे, ग्रेविटी,
स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इसमें कौन कौन से होते थे? विस्कस फोर्स होता था, फ्रिक्शनल फोर्स होता था, वैसे मतलब बहुत सारे होते थे। अब इस पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। जो भी हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही की जाती है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है तो केवल और केवल उसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को हमेशा इंटीग्रेशन से बचाएगी। जैसे आपके मॉड्यूल का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है जिसमें एक चार्ज को छोड़ा गया था R1 से लेके R2, वो अभी डिस्कस किया नहीं हम लोगों ने, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन क्या हुआ है, वो इंटीग्रेशन से 7 से 8 लाइनों में सोल्व किया हुआ है। ऐसे नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, बट अगर हमें ये अप्रोच लगानी आ गई ना, तो जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में 6 से 7 पेजेस में वो लाइन में है, वो इजीली 1 से 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो पहली बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो केवल और केवल डिफाइन किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। और कंजर्वेटिव फोर्स जब भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको बड़ा लॉजिकल सोचना है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो इंटीग्रेशन तो देखो ये तो एक वर्सेटाइल फॉर्मूला है, ये तो एक ऐसा तरीका है जिसको इंटीग्रेशन आता है वो तो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं उसके लिए। चलिए, अब जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में स्टोर करते हैं, पहली बात ध्यान से सुनना, जो भी ये वर्क डन होता है ना, बेसिकली एनर्जी होती क्या, वर्क डन। वर्क डन रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट होता है? नहीं, मैंने पूछा वर्क डन। वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? वर्क डन जैसे मैं ये पूछूं, इधर सुनो, मान लो ये ट्रक मूव कर रहा है, आराम से सुनना, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक वेज रखा हुआ है, और इस वेज पर है ना एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ट्रक इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वेज स्टेशनरी रखा हुआ है। स्टेशनरी रखा होने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन एक्ट में करेगा, फ्रिक्शन रोल में आएगा। अब ध्यान से सुनो, मेरे से पूछा गया बताइए 2 सेकंड के बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड, और मेरे से पूछा गया 2 ही सेकंड के बाद बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रेस्पेक्ट टू बंदा ऑन द ट्रक। क्या दोनों का वर्क डन सेम या अलग अलग? इसके कारण वर्क डन बोलो, इसके कारण वर्क डन बोलो, 0। क्यों 0? क्योंकि इसके कारण तो ये चल ही नहीं रहा ना, इसके कारण चलेगा ना। 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा? 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ होगा। फोर्स निकालना है तो इसकी टेंडेंसी mg sin थीटा, जो भी एंगल दे रखा होगा, तो इसकी टेंडेंसी नीचे लगेगी, फ्रिक्शन इसको ऊपर रोकेगा। अरे हाँ है ना, बोलो। तो देखिए सेम ब्लॉक पे वर्क डन पूछा, बंदा जो ग्राउंड है उसके रेस्पेक्ट में तो फ्रिक्शन ने कार्य किया, बट जो बंदा स्टेशनरी ट्रक पर ही बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में वर्क डन क्या है? 0। तो वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट या फ्रेम इंडिपेंडेंट? फ्रेम डिपेंडेंट। अरे बोलो भाई, डिपेंडेंट है ना, कि इसके कारण वर्क डन है, इसके कारण वर्क डन नहीं है, तो टोटली डिपेंड करा ना कि हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। उसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं कि आप किन चीज़ों को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। तो याद रखो, वर्क डन जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि लेट्स से ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मैं h हाइट पे लेके चला गया ब्लॉक को, जिसका मास m है। बोलो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, बोलो mgh। लेकिन वो mgh तभी बोलेंगे जब हमने क्या माना कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। कितनी है? 0। तभी मैं यहाँ पर डिफाइन कर पाऊंगा कि इसके पास एनर्जी कितनी है? mgh। सोच, इसकी mgh मान ली, तो अब बोलो कितनी एनर्जी? 2 mgh। अरे बोलो भाई, इसकी 3 mgh मान ली इस पॉइंट की, तो अब बोलो कितनी एनर्जी?
अच्छा जब जीरो थी तो कितनी एनर्जी, mgh मानी तो कितनी एनर्जी, 3 mgh मानी तो कितनी एनर्जी। अभी हर केस में देखो जीरो mgh माइनस जीरो तो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, mgh। यहाँ पे mgh मानी ऊपर 2 mgh हो गई, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस mgh। तो याद क्या रखना है, पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंडेंट है बट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है। नहीं आया समझ में, पक्की बात। चाहे आप किसी भी पॉइंट को फ्रेम मानो कि दो पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी है ना, आप दुनिया के किसी भी कोने से देखोगे वो थ्रू आउट क्या रहने वाला है, सेम। बट पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज। अब जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या बोला है। हम लोग बात करें कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज जिनका वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बच्चों, फ्रिक्शन और विस्कस। यहाँ पे बोलो ग्रेविटी वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो याद करो ग्रेविटेशन में भी और स्प्रिंग में भी आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, बाकी और किसी फॉर फ्रिक्शन में नहीं पढ़ी आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं की जाती, यूजलेस है वहाँ पे डिफाइन करना। अब यहाँ पर आ जाओ, फिर हमने बोला कि किसी भी क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होता, क्लोज पाथ में जीरो नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों के लिए इंटीग्रेशन से बचाती है। फिर हमने बात करी कि जो भी वर्क डन होता है ना वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम होता है। बोलो इतनी बातें समझ में आई बच्चों, पक्का। अब इतनी बातें समझ में आ गई तो हम थोड़ा थोड़ा और एनालाइज करते हैं। देखो अभी ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हो ना आप लोग, जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हो तो दो पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मैंने रेफरेंस पॉइंट माना बच्चों, और रेफरेंस पॉइंट माना है तो मैंने मान लिया कि u इनिशियल क्या है बच्चों, जीरो। मर्जी है मेरी, मैं जरूरी नहीं है u इनिशियल जीरो मानो, कुछ भी मान लो, मर्जी आपकी है, जो आपका मन करे। आप u मानना चाहते हो u मान लो। तो याद क्या रखना है, बस अपना कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट और उस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करनी होगी और वो पता होनी चाहिए कि आपने क्या माना है। चलिए अब इस पे देखिए, इसका मास m है, नीचे लग रहा है mg। मुझे इस पार्टिकल को h हाइट पर लेके जाना है विद रेस्पेक्ट टू मेरा रेफरेंस पॉइंट। तो ऑब्वियसली अपने आप तो जाने वाला नहीं जाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं f एक्सटर्नल की जरूरत लगनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। अब बच्चों तरीका सुनो, जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं ना तो ऐसे ही नहीं करेंगे हम लोग फटाक से लेके चले गए, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको फटाक से फोर्स लगाया ऊपर चला गया तो इसमें क्या आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो लेके नहीं आनी अपन लोगों को। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करानी है तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इस वाले पार्टिकल में कोई भी एक्सेलेरेशन इम्पार्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपको इतने धीरे 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 लेके आना है कि इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना आए। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर वेलोसिटी में चेंज ना आए और इसमें एक्सेलेरेशन भी नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा तो एक्सेलेरेशन जीरो है। और एक्सेलेरेशन जीरो कब होगा बच्चों, जब उस पर लगने वाला एफ नेट क्या हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर एफ लग कौन कौन क्या रहा है, एक एक्सटर्नल और एक, तो एफ नेट भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू एम जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना ही चाहिए। अरे हाँ या ना बोलो। अब ध्यान से सुन, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देखो तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू बोलो जीरो, क्योंकि फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है बच्चों, क्योंकि मेरा ब्लॉक भी ऊपर ही जा रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोलो एफ डॉट डी एक्स, जो कि फोर्स भी ऊपर लग रहा है और फॉर कांस्टेंट है बच्चों, कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो फोर्स भी कांस्टेंट है, एफ डी एस कॉस जीरो। फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स को बाहर लेके आ जाओ बच्चों, डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, एफ एच। अरे बोलो भाई पक्का। वर्क डन पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया, पॉजिटिव।
अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आया होगा? देखो ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लेकिन मैं इतना कह सकता हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ग्रेविटी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। आया ही नहीं समझ में बच्चों? भाई मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा बट डायरेक्शन ही तो अलग अलग हो जाएगी। नहीं आया? पक्का? यानी अगर मुझे एक्सटर्नल वर्क डन पता लग गया, क्या उसका उल्टा ही ग्रेविटी या कंजर्वेटिव वालों ने वर्क डन किया है? अब एक चीज और सुनो यहाँ पर, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नेगेटिव आया, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नेगेटिव आया तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। याद रख लो इसको। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा नेगेटिव आया, जब जब नेगेटिव आएगा तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। देखो अपन ऊपर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अरे बोलो भाई। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नीचे लेके आओ तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कैसा है? तो एनर्जी बताओ घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। एनर्जी क्या हो रही है? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर नेगेटिव आए तो एनर्जी हमेशा, और पॉजिटिव आए तो भाई याद रख लो इस चीज़ को, कोई बुराई। और एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब बात ये आती कि ये आया कहाँ से है? याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देख, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज होने दिया क्या हमने? क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों? WET। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। यहाँ पे फोर्स दो ही तो लग रही है, ग्रेविटी और एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, C फॉर कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के। बोले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय। नहीं आया बच्चों? ये रिजल्ट यहां से आया बच्चों, बट हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। अब एक बात और बताओ, जब हम इसका वर्क डन कर रहे थे, इसका वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल ने हमने क्या किया? dW दिस इज इक्वल्स टू F डॉट DH, जो भी कर रहे थे हम लोग, F डॉट DS। अब ये क्या है? ये U इनिशियल और U फाइनल। अरे बोलो बच्चों, पक्का ना? तो देखो जब इसका वर्क डन लिखा था तो हम लोगों ने क्या लिखना है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। और ये क्या था हमारे पास? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। बोलो बच्चों। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने ये रिजल्ट भी देखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो देखिए ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन क्या आ जाएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल, या U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये स्टैंडर्ड याद रखना बच्चों। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज ऑलवेज U इनिशियल माइनस। बेटे बतेरे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस वाले फॉर्मेट में। वो क्या करेगा? आपके पास इनिशियल एनर्जी दे देगा, फाइनल एनर्जी दे देगा, नहीं तो इनिशियल पॉइंट दे देगा, फाइनल पॉइंट दे देगा, बोला जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालो। अब ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो हम लोगों ने 11th में स्टैंडर्ड किया था। अब बात ये आता है कि सर ये जो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर है, कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं है? बच्चों बेसिकली 3 फोर्सेस है। एक तो फोर्स अगर कांस्टेंट आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल F की वैल्यू आ गई 10I कैप या 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। पहला टाइप तो ये है कि जब भी फोर्स कांस्टेंट आ गया ना तो वर्क डन फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव है। दूसरा फोर्स का टाइप देखिए, अगर I के साथ x का वेरिएबल आ जाए, जैसे 2xi कैप प्लस 3yj कैप प्लस 2zk कैप,
तो ये वाला फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। आई के साथ एक्स का वेरिएबल आ गया, जे के साथ वाई का वेरिएबल आ गया, के साथ जेड का वेरिएबल आ गया, तो भी फोर्स कैसे नेचर का है? कंजर्वेटिव। पहला कौन सा कंजर्वेटिव? कांस्टेंट फोर्स। दूसरा कौन सा? आई के साथ एक्स, वाई के साथ जे, मतलब जे के साथ वाई और के साथ जेड, अगर ये भी आ गए तो कंजर्वेटिव। तीसरा है कि अगर आई के साथ x ना हो के y आ जाए, या x भी आ जाए y भी आ जाए, और y के साथ मतलब j के साथ x भी आ जाए y भी आ जाए, मतलब कोई भी दोनों मिक्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए कि f का वेक्टर ये है 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। अभी देखो, देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहली बात तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, दूसरा फॉर्मेट भी नहीं है, आई के साथ एक्स तो है, वाई भी आ गया, बट सर ने तो ये बोला था आई के साथ केवल एक्स होना चाहिए, वाई के साथ केवल, मतलब जे के साथ केवल वाई होना चाहिए। यहाँ देखो जे के साथ, इसको बोलते हैं हम परफेक्ट पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। मतलब वो कैसे करता हूं मैं बताता हूं। इसको क्या करो, नाउ दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, इनको ना पार्शियली इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेट करो, पार्शियली इंटीग्रेट करना आता है ना, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो पार्शियली इंटीग्रेट करो 2y एज इट इज, इंटीग्रेट करो x स्क्वायर बाय 2, पार्शियली इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, सिंपल। तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो 2y को बाहर लेके आ जाओ, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? चलो इसको पार्शियली इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में, x स्क्वायर कांस्टेंट y। अगर ये दोनों टर्म्स बराबर आ जाती है, जो कि आ गई है, तो ये भी कंजर्वेटिव नेचर है। नहीं आ पाती तो कंजर्वेटिव नेचर सिंपली देखो, दो टाइप तो देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे f की वैल्यू हमें दे दी 2i कैप प्लस 3j कैप, जल्दी बताओ कंजर्वेटिव है या नहीं है? अरे बोलो भाई, पक्का? 2xi कैप प्लस yj कैप, जल्दी बोलो कंजर्वेटिव है या नहीं है? तो तीसरा एक यही तो बचा। अगर वो दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखाई दे रहा तो i को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली इंटीग्रेट करो, y को विद रिस्पेक्ट टू j वाली टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली इंटीग्रेट करो। अगर दोनों टर्म्स बराबर आ जाती है तो वो परफेक्ट पार्शियल इंटीग्रेशन वाली फॉर्मेट है, नहीं तो छोड़ देना। अब अगर ये इंटीग्रेट है, मतलब है, तो इसको क्या करो, इसका इंटीग्रेट कर लो d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसको कोई भी एक टर्म मान लो dk, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा k। अब जो भी लिमिट दे रखी होगी, लिमिट के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू चेंज कर लेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे विल कम टू नो, टेंशन ना लो। तो बात समझ में आई आपको? हम लोगों ने बेसिकली बहुत जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस आती है तो ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स ये 3 वेरिएशंस के हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे लिए ये और ये पे चलने वाले क्वेश्चंस। वो तो कभी कभार आता है, कभी कभार आ गए तो हम लोग ऐसे ही नहीं कि नीलबटा सन्नाटा बैठे रहे, हमारे दिमाग लगना चाहिए कि अगर हाँ ऐसा आया तो हमें ये अप्रोच लगानी है, दैट्स इट। बात समझ में आई? चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।